Hello everyone, a very good evening to all of you and warm welcome to the second session of this spoken English batch. Am I audible? आवाज बिल्कुल क्लियर है, एक बार बता दीजिए. शुरू में कल थोड़ी दिक्कत आ गई थी स्टार्टिंग में. ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है. गुड इवनिंग शमीम, शिवम, सत्यप्रकाश, विपिन, अमित. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. स्नेहा, शुभम, चेतन, साक्षी. Is everything all right? Good evening everyone. मोनिका, ज्योति, परीक्षित, प्रभाकर, सत्यप्रकाश. आ जाओ. बिल्कुल SBI PO GD के लिए बिल्कुल सूटेबल है. सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड. कल का जो सेशन था दैट वाज मोर ऑफ एन ओरिएंटेशन सेशन, सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि व्हाट आर द चैलेंजेस एज फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न्ड. राइट, वी डिड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है. लेकिन जैसे ये बैच जो है वो बिगिनर टू एडवांस लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से ही शुरू होगा. कल तो एक ओवरव्यू था आपके पास, तो बेसिक लेवल से ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं. और बिल्कुल इसका जो कोर्स कंटेंट है वो यहां पे मेंशन है. देखो टॉपिक वाइज जो कि मैं इसमें कवर करने वाला हूं बेसिक लेवल के अंदर. 3 अलग अलग लेवल पे हम इस बैच को लेके जाने वाले हैं. राइट, ये आपका बेसिक लेवल हो गया जहां पे खास तौर से जो नॉर्मल कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश होती है, किस तरीके से बात करें, या आप होटल में जा रहे हैं या ऑनलाइन आप टिकट बुक कर रहे हैं वो कैसे आपने करना है, किसी से रास्ता पूछना है, कई बार शर्म आती है कि कैसे पूछें, बैंक में जाके बात करने में दिक्कत हो रही है. सो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल में आते हैं. राइट, तो बेसिक लेवल पे हम उनको कवर करेंगे. फिर जो हमारा सेकेंड लेवल होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा, वहां पे बात आएगी किनकी, इंटरव्यू स्किल्स की, जीडी की, ग्रुप डिस्कशन जो है आपकी, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं. राइट, ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाकर के जहां आपको समझ चाहिए होती है. जीडी में आपको कोर कंटेंट को क्रिएट करना होता है. लाइक आई डिस्कस्ड, देयर आर मेथड्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन. सो वी विल डिस्कस ऑल दोज स्किल सेट्स इन द सेकेंड स्टेज. तो जो हमारा लेवल 2 होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा, वहां वो सीखेंगे. और जो तीसरा स्टेज होगा वहां पे जो कल आपने जार्गन्स देखे थे बड़े भारी भारी, ओकल इंटोनेशन, ओकल एनर्जी, फोनेशन, रेजोनेंस. सो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न. हाउ ओकल कॉर्ड वर्क्स, हाउ ब्रीदिंग वर्क्स. राइट, what are the different breathing exercises that helps you out to become a good speaker. So this is the third level. ये final stage होगा. तो ये बैच का पूरा स्ट्रक्चर है. राइट, सो आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से. टॉपिक्स आपके आंखों के सामने हैं. पहला है हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश. ट्रेन में जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे बैठे हो, 2 लोग हैं, जबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही. अगर कोई पर्सनालिटी वाला इंसान आ जाता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है वहां पे कि यार बात करें ना करें. ये तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब खतरनाक आदमी है. चलिए अभी आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से सुनेंगे. मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं. सबसे ज्यादा फॉलोअर होंगे आपके, आप भी रील्स बनाओ सर, हिमांशु कह रहे हैं. चलिए धन्यवाद बहुत बहुत. आप जैसे आप लोग इनपुट्स दोगे मैं आगे करूंगा. अभी यहां पे ध्यान से बात को सुनते हैं क्योंकि मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा तो फिर डिविएशन हो जाएगी. आप भी ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सारे आपके काम की बात है. सो हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देंगे. दूसरा है हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग. अब जब आप रटे हुए तरीके से स्पोकन पढ़ते हो ना, तो मान लो यू लर्न देयर आर 3 to 4 फ्रेजेस कि हाँ ये बात करनी होती है. बट अब जब कन्वर्सेशन शुरू हो गई तो उस कन्वर्सेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है, दैट बिकम्स अ चैलेंज. Right, so there are certain points that how to keep an English conversation going. Like you started talking to someone, right, and after a moment you got stopped because you do not have words या idea आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से नई बात को लेके चलें. जैसे अभी आप में से किसी ने लिखा था कि सर शब्द ही नहीं मिलते हैं. तो क्या कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को आगे रखना है, वो हम सीखेंगे. दूसरा टॉपिक अगला है सेइंग हेलो एंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यानी जो ग्रीटिंग्स होती हैं. When you get into an formal setup, you are meeting someone जिनके साथ आप पहली बार मिल रहे हैं, तो how to greet that person, how to introduce yourself, how to feel absolutely comfortable in that particular scenario. Because whether you are going to face interview or GD, you will be meeting with those people जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं. जो पैनल में हैं वो भी बिल्कुल नए लोग हैं, एंड GD के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, those people are also new, right? तो you should be comfortable उन तरह के सिचुएशंस में जहां पे आपके साथ वो लोग हैं जिनके साथ आप जनरली नहीं रहते, जहां हम परेशान हो जाते हैं
बेचैन हो जाते हैं। अगला है गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश। It is not typically as far as interview is concerned, but if you are supposed to give your personal details to someone, then what are the different kind of phrases or structure you can use, उसकी बात करेंगे। अगला है polite English phrases। फिर है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन शॉपिंग के लिए, राइट। आप मान लो शॉपिंग के लिए गए हो तो आप किस तरीके से बात करोगे, राइट। कई बार जो सेल्समैन है उसकी अंग्रेजी हमसे ज्यादा अच्छी होती है, आया ना, शर्म आती, पूछें कैसे उससे। अब भाई उसको तो सिखा दिया गया कि ये 10 बातें तुम्हें बोलनी है, अब वो थोड़ा स्टाइल से बोलता है तो आप डर ही जाते हो कि मैं इससे बात करूं कि ना करूं, कैसे पूछूं, कहां पे क्या है। सो शॉपिंग में व्हाट काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन यूज इन शॉपिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस इन अ रेस्टोरेंट। अच्छे रेस्टोरेंट में गए, किस तरीके से ऑर्डर देना है, क्या करना है। अगला है बुकिंग अ होटल रूम इन इंग्लिश। और ये सारी बात बहुत सारी चीजों के लिए हो जाएगी। आपने हॉस्पिटल में कॉल किया या होटल बुक किया, ऑनलाइन आप कॉल कर रहे हैं, राइट। तो किस तरीके से बात करनी है, कैसे चीजों को पूछना है। एंड यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस फॉर गिविंग डायरेक्शंस। यस, it also becomes challenging, like you are going to a new place and you are not aware of the different places and directions and all. So आप जब किसी अनजाने व्यक्ति से डायरेक्शन पूछते हैं तो कैसे पूछना है, या आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, then what kind of different phrases you can use, right? So आइए, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है बेसिक लेवल का, लेवल 1 का। लेवल 2 भी मैंने बता दिया, लेवल 3 भी आपको बता दिया जो फर्दर मिलेगा। आओ शुरू करते हैं भाई। पहला टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। It's essential to practice your speaking to improve your fluency. But how do you start a conversation in English, especially if you are talking with native speakers or fluent and effective speakers? कल मैंने आपसे बात करी थी कि सबसे पहली शुरुआत है कि खुद से बात करो। Like if you're reading something, if you have watched a program on television screen on a particular channel, so start trying to speak about the summary of that particular program and record your voice so that you could analyze कि कहां पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन अब उस स्टेज के बाद, क्योंकि हम कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे से बात करनी है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। और खास तौर से इफ समवन इज ए नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर मतलब क्या, अंग्रेजी वो बचपन से बोल रहा है, आपकी मुलाकात ऐसे किसी व्यक्ति से हो जाए, या with someone who is absolutely fantastic in terms of content, in terms of speaking, the oratorial skills are absolutely fantastic, and you come across these kinds of people particularly in the GD sometimes. अगर आपने फेस किया है ना, तो कई बार GD में ऐसा सिनेरियो आता है। suppose there are 8 participants are sitting in a particular GD setup, right, and there is one candidate who is absolutely fantastic as far as content is concerned and delivery is concerned. जैसे ही मॉडरेटर ने टॉपिक दिया, उसने बोलना शुरू किया। अब बाकी 7 के साथ एकदम चुप बैठे हुए, बिकॉज वो इतना धुआंधार बोल रहा है। ही हैज opinion is substantiated by data, facts and figures. The kind of examples he is giving or she is giving are absolutely relevant to the point, right? So फिर आपको हिम्मत नहीं होती है छेड़ने की। और आपको भी पता है कि यार 8 मिनट का मौका है, 10 मिनट का मौका है जीडी के लिए, ये 3 मिनट ऑलरेडी बोल चुका है, धुआंधार है, मैं इसको काट करके एंटर कर नहीं सकता, तो क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आगे यहां लिखी हैं। देयर आर 2 मेन प्रॉब्लम्स दैट इंग्लिश लर्नर्स फेस when they want to take part in conversation. First one is what? Native English speakers or fluent speakers can talk too fast. We did discuss this point in yesterday's classes, or no? Sometimes you watch English news channels and anchors or someone who's a participant in that particular program speaks fluently, right? So उस समय आपको वो बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसे मौके में आपको दिक्कत आती है। ये पहली दिक्कत है, which means it difficult to understand them because the speed of speaking is fast, pace is fast, and आपका दिमाग उतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। और दूसरी दिक्कत क्या है? सेकेंडली, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट मोमेंट टू ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, जो मैंने अभी बात कही। If there is a conversation and there is one participant who is absolutely fantastic, तो अब आपको समझ में नहीं आता कि आप उस कॉन्वर्सेशन में घुसो कैसे। आपको अपनी इज्जत भी तो बचानी है। आपको पता है कि अगर मैं इसको काउंटर करके घुस रहा हूं, जैसे वो हिंदी न्यूज चैनल्स पे एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और काउंटर आप कर भी नहीं सकते। किसी को काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट बात करने के लिए, यू नीड टू हैव कंटेंट, you need to have data, facts, figures to substantiate whatever idea you have, whatever argument you are giving. And if you do not have that kind of content, आप चुप रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन ऐसे चुप रह करके मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूं।
मैं ऐसे ही कैट के बच्चों के लिए एक जीडी कर रहा था। तो एक स्टूडेंट था, ही वाज फ्रॉम सम पहली बार दिल्ली भी आया था, वो इंटीरियर किसी इलाके से था। तो उसकी आवाज ही नहीं निकली बेचारे की। अब 8 लोग बैठे हैं, वो कॉर्नर पे बैठा है, दो पूरा का पूरा ग्रुप चला गया। ही वॉज फ्रॉम छत्तीसगढ़, कहीं इंटीरियर से आए थे वो, लेकिन था अंदर जुनून, मेहनत की, 2 साल मेहनत की, उस बच्चा फिर सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन वो 2 पूरा राउंड निकल गया और उसकी जवान नहीं निकली। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है? कह रहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रही है, लोग बाकी जो लोग आ रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जब तक मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं या उनकी बात से थोड़ा थोड़ा उधार लेकर के अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक तो सर टाइम पूरा हो जा रहा है। तो ये दिक्कत उसी की नहीं थी, मैं ये सारी दिक्कतें आपकी समझता हूं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई मैं कॉन्वर्सेशन में एंटर कैसे करूं। इफ देयर आर 2 पीपल और 3 पीपल एंड दे आर एब्सोल्युटली गुड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियरल एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, अब आपकी जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें एंटर करें। तो ये आपका दूसरा चैलेंज है। तो सबसे पहले हमने चैलेंजेस की बात करी हमेशा की तरह। So by the time you remember the right word or phrase to contribute to the conversation, people have moved on to other things. ये फनी चीज बहुत बार होती होगी। तुम अपने आप को तैयार करके बैठो यार, अब अगली बार होगा ना, अगली बार ये मौका आएगा तब तो मैं चौका मारी दूंगा। और तुम मौके के इंतजार में, पूरी भीड़ कहीं और निकल चुकी, तुम अभी अपने ही ख्याली पुलाव में हो। सो ये होता है। कई बार आप ऐसा भी आप महसूस करते होंगे कि देयर इज अ ग्रुप हु इज अ प्रीटी गुड ग्रुप इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली लॉस्ट। आप वहां खोए खोए बैठे हुए हैं, बस चुपचाप देख रहे हैं। आपको पता है कि मेरी नाव तो डूबी चुकी है, मैं किसी लायक रहा नहीं इसमें। इन तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट होती है, बंदा फ्रीज हो जाता है, यू आर एब्सोल्युटली फ्रोजन, यू डू नॉट नो व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक, व्हाई टू टॉक, राइट। तो ये आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हाँ या ना। तो वही लिखा है कि जब तक आप अपना राइट वर्ड या फ्रेज सोचते हो, सीख के, तो ये रटे हुए दिमागों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। आपने कुछ खतरनाक रट के आए हैं मान लो, और आप जो रट के आए थे, जो एग्जाम्पल आपको देना था, वो पहले किसी और ने दे दिया। अब आप दुखी होके बैठो, भाई एक चीज तो मैं लेके आया था, तैयार करके आया था, डेटा, फैक्ट, फिगर, ये एग्जाम्पल दूंगा, बात बनेगी, ये तो पहले ही बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। तो ये दिक्कत कई बार आती है। और ये आपके लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे एफएमएस जो है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में आता है देश के, वहां पे इस तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी। अभी आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, ऑनलाइन भी चीजें अब तो बहुत बदल गया कोविड के बाद, लेकिन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले इस तरह की चीजें होती थी कि सपोज इफ देयर इज अ जीडी, अभी भी हो सकता होती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब तक करा रहा था तब तक इस तरह की चीजें होती थी, हम बच्चों को प्रिपेयर कराते थे इसके लिए। अब सपोज देयर इज अ जीडी ऑफ 10 मिनट्स एंड देयर इज वन कैंडिडेट हु वाज नॉट एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो आपको उस पर्टिकुलर डिस्कशन की समरी भी लिखवाते थे कि राइट डाउन अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, जो कि 10 मिनट पीछे हुआ है, राइट। क्योंकि एकेडमिक राइटिंग टेस्ट अलग अलग तरह से वो आता है, वैट भी बोलते हैं उसको, राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब उसमें क्या होता था कि कई बार जो बच्चे मान लो उस 8 मिनट 10 मिनट के डिस्कशन में बोल नहीं पाए, उनको लगता था कि अब मुझे समरी लिखने के लिए कहा गया, देन आई विल राइट दोज पॉइंट्स व्हाट आई कुड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द डिस्कशन। अब मैं बोलने में तो बोल नहीं पाया, तो कम से कम यहां लिख दूं, मॉडरेटर पढ़ के खुश हो जाएगा, शायद मुझे एडमिशन मिल जाए। और इस गलती के बाद एडमिशन और नहीं मिलता था, बिकॉज आपको जो डायरेक्शन दी जा रही है, आपको वो बहुत ध्यान से सुनना है। यू आर डायरेक्टेड टू राइट द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। You are not asked to write the summary of your own thoughts, what you had in your mind, but you could not utter in that particular discussion. So you have lost the second chance as well. दूसरा मौका भी आपके हाथ से गुजर गया। मॉडरेटर कहेगा भाई साहब ये डिस्कशन में ये पॉइंट आया ही नहीं, तो आप कहोगे सर मैंने ये पॉइंट सोचा था, मैं बोल नहीं पाया तो मैंने लिख दिया। तो वहां से भी आप बाहर कर दिए जाओगे, एलिमिनेट कर दिए जाओगे। सो दीज टेस्ट आर जस्ट फॉर व्हाट, या जो हमारे दोस्त यहां पे बहुत सारे लोग एसएसबी के लिए जाते हैं, राइट, एनडीए, सीडीएस, फिर आगे प्रोसेस आप, तो एसएसबी में आप देखो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का, आपकी मेंटल स्टैमिना का, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। You will be given a particular image, photo, sentence, whatsoever. You are supposed to write a story in a very short span of time, right? So, आपकी जो प्रत्युत्पन्न मति है, दिमाग कितना तेज है, थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट होते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें जो हैं किसी भी ऑफिसर लेवल के लिए, someone who is in a leadership role, someone who is in a managerial profile, उसके दिमाग के लिए सारी चीजें टेस्ट होती हैं।
तो ये सब कुछ आप यहां पे सीख रहे हैं। तो चाहिए चैलेंज समझ में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यही चैलेंज होता है या नहीं होता है? एब्सोल्युटली कुंदन, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए करोगे सभी के लिए सूटेबल है। यस और नो? यही प्रॉब्लम होती है ना? तुम्हारे दिल के सारे अरमान मुझे पता। अब आओ, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। देयर आर 3 थिंग्स यू कैन डू। दिक्कतों का पता लग गया, अब क्या करना है उसको समझते हैं। गेट पीपल टू वेट फॉर यू। यूज phrases that get people's attention which make them wait for you. For example, well, I think, and then pause. What a point, my friend, in high vocal energy, and then pause. These short phrases also give you time to think about how you are going to finish your sentence. So get people to wait for you. This is a very important, relevant piece of advice what I used to give to my students as well, particularly in a situation where there is one candidate who is absolutely fantastic. अब मान लो जीडी में वही बात है कि एक बंदा जो है वो खतरनाक तरीके से बोल रहा है, 2 मिनट 3 मिनट बोल गया, बाकी सब लोग सुन रहे हैं बिकॉज उसका सब कुछ अच्छा, कंटेंट भी अच्छा है, डिलीवरी भी अच्छी है, राइट, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, चेहरे पे भी कोई तनाव नहीं है, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली गुड। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? मैंने आपको कहा कि काउंटर करके आप घुस नहीं सकते। आपको पता है कि मैं अगर उसके अगेंस्ट जाकर के मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करूंगा तो ये तो मेरी बकिया उधेड़ देने वाला है, राइट, क्योंकि इससे तो पता लग रहा है भैया खतरनाक तैयारी करके आया ये। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड यू हैव मेड। अब वो बेचारा वो भी थोड़ा सख्ते में आ जाएगा और ये आवाज तुम्हें थोड़ा ऊंचा करके बोलना है क्योंकि वो लगातार बोल रहा है, राइट। और अब आपको पता है कि मुझे मौका तो मिल नहीं रहा घुसने का, और ना तो ये मुझे डिस्कशन में घुसने का मौका देगा, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका देगा, तो आप उसकी तारीफ करके ही घुस सकते हो। तो अब आप बोलो, यार व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड यू हैव जस्ट मेड। अब वो भी थोड़ा सख्ते में आ गया, भैया ऐसा क्या बोल दिया मैंने, क्योंकि जो बोल रहा होता है वो एक फ्लो में होता है, तो वो थोड़ा थैंक यू के मोड में आएगा या उसके चेहरे पे मौका थोड़ा चेंज होगा एक्सप्रेशन। और वो जो सेकंड्स का मामला है, यू विल गेट हार्डली 2 to 3 seconds, 4 seconds टू एंटर टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। सो यू हैव टू रेज योर वॉइस लाइक व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, एंड देन आवाज को थोड़ा नीचे करो, एंड वॉट एवर पॉइंट यू हैव, you are supposed to make that point effectively in that short span. Otherwise, you are not going to get the time. And sometimes this kind of confusion people have. अभी तो हम बेसिक लेवल पे इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो अगला लेवल आएगा जब हम इंटरव्यू और जीडी की बात करेंगे, तो जीडी को लेकर के बड़े सारे मिथ्स हैं, कंफ्यूजन है कि someone is speaking for 3 minutes, that person is doing absolutely fantastic and probably that person is going to be selected. No, it's not. It's not true. It's not true all the time. Even you are speaking for just 45 seconds or 1 minute, and whatever you spoke, that is absolutely relevant to the point as per the context. आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और जो शायद 3 मिनट 4 मिनट हल्ला गुल्ला जिसने किया, दूसरों को बोलने नहीं दिया, वो शायद ना सेलेक्ट हो, क्योंकि वहां पे आपकी ये सारी तरह की जो लाइफ स्किल्स हैं एक लीडर की, एक मैनेजर की, वो टेस्ट की जाती हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं। और यहां पे भी देखो, ये वेल आई थिंक, ये बोलना है, ऐसे नहीं वेल आई थिंक, नो। कल भी हमने बात करी थी कि डिस्कशन चल रहा है, वेल आई थिंक, अब ये चेंज आना चाहिए, थोड़ा पॉज लीजिए और उतने देर में सोच भी लीजिए कि आपको क्या बोलना है। तो जब आप इस तरह का कोई फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो लोग थोड़ा सा आपको मौका देंगे, आपकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा और वो आपको सुनेंगे। ये पहला तरीका है कॉन्वर्सेशन में एंटर करने का। दूसरा क्या है? इंटरप्ट पोलाइटली, तमीज के साथ इंटरप्ट करना, इंटरजेक्ट करना है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन यू कैन वेट फॉर अ नेचुरल पॉज इन द कॉन्वर्सेशन टू जंप इन विद व्हाट यू वांट टू से, बट इफ देयर इज नॉट अ स्पेस इन द कॉन्वर्सेशन यू कैन से समथिंग लाइक यस यू आर राइट, एंड it's a good idea to interrupt a person by saying that you are agreeing with them. We generally like people who agree with us, so the interruption does not seem negative or hostile. It's a human psychology. If you are entering into that particular discussion, सामने वाले की तारीफ करके, उसके पॉइंट से अग्री करके, तो फिर वो शायद आपको मौका दे दे। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, राइट। सो या तो नेचुरल पॉज के लिए वेट करिए कन्वर्सेशन में, एंड टू जंप इन व्हाट यू वांट टू से, बट इफ देयर इज नॉट अ स्पेस, अगर मौका नहीं मिल रहा कन्वर्सेशन में, तब आपको इस तरह का फ्रेज बोलना पड़ता है, यस यू आर राइट माय फ्रेंड, एंड आई जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट, राइट। सो
विद योर परमिशन, कई बार ये परमिशन सामने वाला दे नहीं रहा है, with your permission I want to interject, right? So yeah, I want to, your point is absolutely correct, I just want to add a small point to this. So ये सीधा नहीं कि your point is incorrect, you are absolutely talking nonsense, I am going to tell you that what is the truth. नहीं तो कोई मौका नहीं देगा ऐसे डिस्कशन में, कॉन्वर्सेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती. इफ यू हैव समथिंग रेलेवेंट, राइट, एंड दैट इज इन सिंक विद दैट जो वो आदमी बोल रहा है, तो आपको ये भी डर है कि शायद कहीं ये भी ना बोल जाए, तो आप बीच में ऐसे इंटरजेक्ट कर सकते हैं कि यस यस यू हैव रेज्ड एन एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट, राइट, एंड आई वांट टू ऐड दिस स्मॉल थिंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो उसके जरिए फिर आप वहां पे एंटर कर सकते हैं. इट्स अ गुड आइडिया टू इंटरप्ट अ पर्सन बाय सेइंग दैट यू आर अग्रीइंग विद देम. और तीसरा क्या है, रिवाइंड द कॉन्वर्सेशन. बिकॉज नेटिव इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस मूव फास्ट, you sometimes need to find a way to go back to previous topic so that you can make your contribution. This happens particularly if you only remember the right word or expression after the conversation moves on. It might seem strange to start a conversation by going back, but in fact native speakers do this all the time. Say something like going back to what we were saying about, या what we were discussing. ये उनके लिए है जो अपना मौका चूक जाते हैं. तो ये एक है कि रिवाइंड द कॉन्वर्सेशन. अब आपको पता है कि जो कंटेंट आपके पास था, क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि नेटिव स्पीकर से बात करते हैं, समवन हु इज गुड इन इंग्लिश, देयर इज अ ग्रुप एंड द पीपल आर एब्सोल्युटली फ्लुएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, और आप उतने बेहतर प्रिपेयर्ड नहीं है, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके लाए थे और वो बातें बाकी लोगों ने बोल दी और डिस्कशन आगे निकल चुका है, लेकिन अब आपको बोलना ही बोलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें एंटर करना पड़ेगा. दिस हैपेंस पर्टिकुलरली इफ यू ओनली रिमेंबर द राइट वर्ड और एक्सप्रेशन आफ्टर द कॉन्वर्सेशन मूव्स ऑन. कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ चुका है, तब आपके दिमाग की बत्ती जली है, आप तब अचानक जगेगा, अच्छा हाँ हाँ मैं भी तो ये याद करके आया था, आज ही तो पढ़ा था यार, ये तो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल था, जिसके एग्जाम्पल की तारीफ हुई है यार, यार खतरनाक बात है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा पीछे जाना चाहते हैं, भाई एक मोती चुन के लाए थे आप, तैयारी थी आपकी, हैं, ये मेरा हीरा है, ये बोलूंगा तो मजा आ जाएगा, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, और वो मौका हाथ से निकल गया, तो आप उसको दोबारा पाना चाहोगे. तो थोड़ा अजीब लगता है, वही लिखा है, इट माइट सीम स्ट्रेंज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन बाय गोइंग बैक, बट इन फैक्ट नेटिव स्पीकर्स डू दिस ऑल द टाइम, से समथिंग लाइक. तो ये नॉर्मल सी बात है, मतलब इसमें कोई ऑफेंस लेने की बात नहीं है, नॉर्मल सेटअप है, बातचीत हो रही, कोई पॉइंट मिस हो गया, आप दोबारा वहां पे जाकर के इस तरीके से बात कर सकते हैं. सो ये तीनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, वो क्या है, हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग. ये भी बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज है, खास तौर पे जब कन्या और बालक का मिलन कराया जाता है शादी के पहले, हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, वो सिचुएशन इमेजिन करो, वो सिचुएशन इमेजिन करो, दोनों मतलब घर अरेंज मैरिज का पूरा सेटअप है, दोनों घर वालों ने रिश्तेदारों ने मिलाया है, अब दोनों साथ बैठाए गए हैं, लोग कह रहे हैं अरे दोनों बच्चे बात कर लें थोड़ा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों बच्चे बैठे हैं, अब बड़ी समस्या है ये तो है. पहले तो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, वहां से शुरुआत हो. अब किसी ने थोड़ा सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दे दिया, आपने क्या किया है, जवाब दे दिया उसने, अब वो चुप, आया ना, अब दूसरा क्या बोले. तो ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कुछ रटे हुए सवाल हैं आपके कि मुझे ये पूछना है, सामने वाले जवाब दे दिया, अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या पूछें. एंड दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी जो है वो आपके इंटरव्यूज में भी बहुत इस्तेमाल होती है. Sometimes students have this particular confusion that interview is like that कि there are certain questions और वही question वो पूछते रहेंगे. It's not like that. It's not like that. बंटी एसएससी का बैच पूछ रहे मेरे भाई, अभी चुप हो जाओ, मैंने कहा कमेंट अभी ना करो, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है, आएगा तो पता ही लग जाएगा. क्योंकि मैं जब एग्जाम्पल आपको रेलेवेंट दे रहा हूं तो वो डिविएट हो जाएगा, तो ध्यान से बात को सुनिए, स्पैम ना करिए कमेंट. हाँ जी, तो हम बात यहां पे क्या कर रहे थे कि कॉन्वर्सेशन को किस तरीके से फिर कंटिन्यू रखना है. यस, कि आप जब क्वेश्चनेयर तैयार करके जाते हो तो वहां बातचीत कभी नहीं हो सकती. यू हैव टू बी इन द मोमेंट, बिकॉज इन एक्चुअल इंटरव्यूज दिस थिंग हैपेंस. आप में से हो सकता है जिन लोगों ने इंटरव्यूज फेस करे हैं उन्होंने ये महसूस भी किया हो कि वॉट एवर यू स्पीक इन योर आंसर, इन योर रिस्पॉन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड आइडियली कम आउट ऑफ दैट ओनली.
what we call follow-up questions. And that is why it is advised to the candidates that whenever you answer any question in any interview setup, हमेशा जवाब में वही बोलो जिसको तुम संभाल पाओ. कभी भी इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ मत बोलो. मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं जहां 5 मिनट के अंदर आंखें भी लाल हो गई हैं, खासतौर से वो उन मासूम कैंडिडेट्स के जो उनको लगता है कि जब हम ऐसे बोले, जो बच्चे होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स निकले हैं, उनको लग रहा है कि आई एम बॉन्ड. हम सभी को लग रहा होता है अपने 20-22 साल के में आई एम द बॉन्ड. कई बार बॉन्ड होते भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा. बहुत अच्छे कैंडिडेट भी मिलते हैं जिन्होंने तैयारी बेहतर की है, बट देयर आर सम कैंडिडेट्स हु आर वेरी सुपरफिशियल इन देयर अप्रोच एंड दे फील दैट यस मैं तो बोलूंगा झूठ, उनको क्या पता लगने वाला है. अरे भाई, तुम्हारे जैसे बहुत उनके आंखों के सामने से निकले हैं, तुम्हारे से रोज देखते हैं वो. तो आप तो कमरे में एंटर करते हो, जबान अपनी खोलते हो, 30 सेकंड बोलते हो, जिस तरीके से आके चेयर पे बैठते हो, जैसे आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी जन्म कुंडली लिख सकते हैं जो सामने बैठे हैं. तो हमें थोड़ा आराम से सहज रहना होता है और ऑनेस्ट रहना होता है. तो ये इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन को किस तरीके से गोइंग ऑन रखना है. जो भी अच्छा इंटरव्यूअर होगा वो आपके जवाब से ही अगला सवाल पैदा करेगा. सो हमेशा अपने जवाब में कुछ ऐसी बातें आप बोलें जिससे जो सवाल बने उससे आपके पर्सनालिटी का, आपके कैरेक्टर का, आपके व्यक्तित्व का, आपके कैंडिडेचर की एक खास बात उन तक पहुंचे. बिकॉज आपको पता है कि इंटरव्यू में आप अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकते. आई एम हार्ड, बहुत सारे करते भी हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, आई एम ऑनेस्ट. भाई ये सब ऐसे शब्द हैं कि आप बैल मुझे मार, वो पकड़ के धो देंगे एक एक शब्द के ऊपर. तो यू आर सपोज टू गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ, योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, instances from your college days, from school days, that simply substantiate that yes, you have these skill sets, rather than giving those heavy words, flowery words अपने बारे में यूज नहीं करना. तो anyway, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It can be difficult to keep a conversation going even if you understand what the other person is saying. You can feel blocked. बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है. Frozen when it's your turn to speak. How many of you have faced this situation? सामने वाला क्या बोल रहा है समझ आ रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझ आ रहा है, लेकिन जब आपकी बारी आती है बोलने की तो आप बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में चले जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जबान नहीं निकलती, जबान अटक जाती है. फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्वर्सेशन को. और जितने लोग इस बैच में हो, आप जो भी देख रहे हैं, आप सब अंग्रेजी समझते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश व्हेन समवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तभी दिक्कत है. The words or phrases you need don't often come quickly enough to mind, right? जिन शब्दों की दरकार है वहां पे, जिनकी जरूरत है, वो समय पे जबान से फूटते ही नहीं है. और फिर हमें वो वाली बात करनी पड़ती, भैया शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, क्योंकि भावनाओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वोकैबुलरी चाहिए, जो शब्द चाहिए, उसकी गरीबी है हमारे पास. तो इसीलिए पढ़ना लिखना सुनना बहुत जरूरी है कि आपके पास शब्दों का विस्तार हो, कॉन्टेक्स्ट कॉनोटेशन इसकी समझ हो. सो द वर्ड्स आर फ्रेजेस यू नीड डोंट ऑफन कम क्विकली एनफ टू माइंड. दिमाग पे वो आते ही नहीं है कभी. द मोर अपॉर्चुनिटीज यू कैन गेट टू यूज एंड स्पीक इंग्लिश, द इजियर इट इज टू फाइंड द राइट वर्ड्स व्हेन यू नीड देम. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस. क्या लिखा है? The more opportunities you can get to use and speak English, the easier it is to find the right words when you need them. ये एक्सरसाइज घर पे करनी पड़ेगी चुपचाप. मैंने वही कहा था कि दूसरों से कॉन्वर्सेशन करने से पहले खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. आपको जहां मौका मिल रहा है अंग्रेजी बोलने का, बोलिए, उसको सुनिए. सुनने के साथ आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी दिमाग में, जैसे मैंने क्या कहा था कल, कि भाई जहां बच्चा पैदा होता है वहां की भाषा कैसे बोलने लग जाता है, बचपन से ही टोनैलिटी पकड़ लेता है, शब्दों को पकड़ लेता है, बिना इवन स्कूल गए. आम बोलचाल की भाषा तो बहुत अच्छे से पकड़ रहा है. कैसे पकड़ रहा है? क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है. वही काम तो इंग्लिश के साथ भी करना है, ऑब्जर्व करना है, इमिटेट करना है. लिसन टू दोज इंग्लिश न्यूज चैनल्स, स्टार्ट इमिटेटिंग दोज पीपल हु आर एंकर्स आउट देयर. जो एंकर्स हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं. तो आप देखिए ना, डीडी न्यूज देखिए, इंग्लिश न्यूज जो वहां पे आती है, डीडी इंडिया के प्रोग्राम्स देखिए, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, बिजनेस चैनल्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स नाउ, ब्लूमबर्ग यूटीवी, सीएनबीसी टीवी 18, एनडीटीवी प्रॉफिट, बाहर के जो चैनल्स हैं, बीबीसी के प्रोग्राम्स देख सकते हैं आप, सीएनएन आईबीएन देख सकते हैं. तो ये सब जहां पे भी अंग्रेजी में कुछ बातचीत हो रही है उसको सुनो. इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन फील्ड, बिकॉज और सपोज मान लो आपको
न्यूज में अभी उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, या आपको उतना कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, या हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस हैं, देश के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेशनली किन किन तरह के चैलेंजेस हैं, अभी नहीं पता आपको। मान लो घूमने में मजा आता है, बहुत सारे ट्रैवल और फूड के चैनल हैं आजकल टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, एंड दे डिस्कस दोज थिंग्स इन इंग्लिश। इफ यू लव बॉलीवुड मसाला, देयर आर चैनल्स, गॉसिप चैनल्स, जो बात उनके बारे में कर रहे हैं। देयर आर नॉट द गॉसिप चैनल्स पर से, दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ दोज फिल्म्स एज वेल, राइट? So do watch those discussions, read articles on these kinds of analysis. If there is a Marathi film, Sarah did 100 crore, that was a classic case study for most of the people because it was a Marathi cinema, it was a regional cinema. हीरो हीरोइन कोई बड़े फेस नहीं थे। सैराट आपको पता होगा मूवी के बारे में, बिल्कुल यंग एज, 15 16 17 साल के हीरो हीरोइन थे उसमें, और वो फिल्म 100 करोड़ करती है। तो अखबारों में उनके बारे में पूरा पूरा आर्टिकल आया। इन ऑल दीज बी स्कूल्स देयर आर केस स्टडीज ऑन मूवीज। इवन इन माई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग असाइनमेंट्स, इफ आई एम टेकिंग वर्कशॉप ऑन लेट्स से डिसीजन मेकिंग, तो वहां पे मैं भी एक रुका हुआ फैसला दिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग को बताती है वो, जहां पे थोड़ी देर फिल्म दिखा करके फिर आपसे रिफ्लेक्शन लिखने के लिए कहा जाता है, एंड दैट सिंपली रिफ्लेक्ट दैट हाउ यू सी थिंग्स। सो देयर आर केस स्टडीज ऑन दीज स्टफ। हमारे यहां तो नाट्य शास्त्र कहते हैं, पूरा ये एक शास्त्र है ये। तो कहने का मतलब कि इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आप एक ही तरह का कंटेंट पढ़ रहे हो। शर्त सिर्फ एक है, दैट कंटेंट शुड बी इन इंग्लिश, दैट्स ऑल। If you have interest in automobile sector, watch those ऑटो कार इंडिया जो रिव्यू करते हैं वो कारों की, वो इंग्लिश में करते हैं, देखो आप। There are magazines of all the areas. You come from a technology background, suppose you are an electronics engineer, computer science engineer, there are magazines, Voice and Data, Digit, Chip. You are preparing for any competitive exams, there are gamut of magazines you have जो इंग्लिश में है, तो read them out. वही मैंने कहा, और रीड बोल करके करना है, क्योंकि अपनी जबान खुलेगी, ये क्लोज लूप सिस्टम है, जो आपसे जबान से निकलेगा आपके कानों में जाएगा, और फिर तब आपका ब्रेन एनालाइज करेगा कि आप कैसा बोलते हैं। दूसरे के बोलने से आपकी स्पीकिंग बेहतर नहीं होगी। मैं यहां इंग्लिश अगर बोल रहा हूं, आज तो अभी हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में पूरी तरीके से फिर इंग्लिश पे लेके जाऊंगा आपको। तो ये आपको करना है कि अगर आप नहीं बोलोगे, आपके कान उसको श्रवण नहीं कर रहे, दिमाग एनालाइज नहीं कर रहा, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम, डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। So take every chance you get to use your English. See how to practice your English for lots of ideas to find speaking opportunities, right? So ये टास्क आपको खुद देना है, ये टास्क आपको खुद देखना है। आप वो ट्रैवल के बारे में बात कर सकते हैं, खानों के बारे में बात कर सकते हैं, डिफरेंट क्विजीन्स के बारे में बात कर सकते हैं। मैं इधर पीछे बड़ा अच्छा देख रहा था, वो खैर वो हिंदी में आता है, एपिक करके चैनल है, तो मतलब वो भारत जैसे डिस्कवरी चैनल दुनिया भर की चीजों को बताते हैं, एपिक भारत की बहुत सारी चीजों को, अपने देश की बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई राजस्थानी क्विजीन कैसे डेवलप हुई, मुगलई कैसे डेवलप हुई, हमारे साउथ के जो अलग अलग क्विजीन्स हैं, मैसूर की क्विजीन कैसे डेवलप हुई। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट, राइट? सो वही बात है कि ज्ञान जहां से मिल रहा है उसको लो, इंफॉर्मेशन लो, उसको देखो इंफॉर्मेशन कितना रिटेन कर पाते हो, फिर उसको किस तरीके से आप प्रस्तुत कर पाते हो, तब जाकर के स्पीकिंग आपकी बेहतर होगी। तब किसी भी ग्रुप के अंदर यू फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल दैट यस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट एटलीस्ट आई डू नो दैट मच that I could participate in a discussion, in a decent discussion. It's not like that कि भाई मैं कहां पे आ गया, मैं विजातीय हूं, ये लोग बड़े समझदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहां फंस गया। ऐसे हालात हमारे नहीं होने चाहिए, खासतौर से आज के समय में when we are flooded with information. अब आ जाइए, sounding fluent and confident in a few words. Here are some useful ways to keep the conversation going. The secret is that you don't actually need many words to do this. आपने कई बार ये भी देखा होगा, आई थिंक एक बच्चा बड़ा पॉपुलर हुआ था, पता नहीं कहां का था वो, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, जो मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने में सक्षम है, और जब टूरिस्ट उसकी जगह पे आते हैं तो वो चाइनीज भी बोल लेता है, फ्रेंच भी बोल लेता है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वो क्या है, क्या वो स्कूल गया है? नहीं, उसकी तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है। तो लैंग्वेज इज नॉट समथिंग, अगर आपको उतना ही काम चलाना है, इसीलिए अभी बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। कोर्स बहुत ही तरीके से डिजाइन किया आपके लिए, बिल्कुल आपके चैलेंजेस के हिसाब से। तो अगर बेसिक लेवल पे आपको चीजें सीखनी, तो वो कोई बहुत मशक्कत का काम नहीं है, साफ साफ लिख रहा है
कि द सीक्रेट इज दैट यू डोंट एक्चुअली नीड मेनी वर्ड्स टू डू दिस. शो इंटरेस्ट इन द अदर स्पीकर. राइट, ये पहला पॉइंट है कि शो इंटरेस्ट इन द अदर स्पीकर. इट्स अगेन अ चैलेंज. अब जो ये बेचैन आत्माएं होती हैं, परेशान लोग होते हैं जिनकी स्पीकिंग बेहतर नहीं है या कंटेंट की गरीबी है, सो जब वो इस तरह के माहौल में फंस जाते हैं ना कि वहां पे डिस्कशन चल रही है और डिस्कशन के बीच में अब वो खोए खोए, वो सुन भी नहीं रहे, वो बाकियों को नहीं सुन रहे. तभी तो वो टेस्टिंग जिसकी मैंने बात की कि बेटा जो 10 मिनट का डिस्कशन है उसकी समरी लिखो, ना कि अपने उन ख्याली पुलावों की जो तुम खा ही ना सके, उसकी बात नहीं करनी थी. लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, वो एब्सकॉन्डेड रहते हैं, खो जाते हैं. और उस समय आप दूसरे स्पीकर क्या बोल रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि आप अपने अंदर बेचैन परेशान हैं कि भैया मेरा नंबर आने वाला है 1 मिनट के बाद, मैं क्या बोलूंगा. सांसें ऊपर हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, फिजेटिंग शुरू हो रही है, कानों की में गर्माहट आ रही है, गालों में लालिमा आ रही है. तो ये सबसे पहला काम है. यू डोंट नीड टू से मच. Often just one word is needed to show you are interested and listening. Try really with a rising intonation. Really? Really? Is it true? Oh, I haven't experienced these kinds of things. आपके यहां ऐसा हुआ? अब मान लो सामने वाला खूब अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल रहा है, अपनी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है और आप फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं कि ऐसा यू आर इंटरेस्टेड. हाँ, ओके ओके ओके, रियली, ओ, तो इसने से भी पता लग रहा है कि भैया तुम इंटरेस्टेड हो. एटलीस्ट तुम अलूफ नहीं लग रहे कि खोए खोए से हो, वहां से आइसोलेटेड हो, ऐसा नहीं फील होगा. लेकिन ये रियली अब रट के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, रियली, रियली क्या लिखा हुआ है? विद अ राइजिंग इंटोनेशन, राइट, और श्योर, ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज करते हैं. राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट. ओह, श्योर 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 श्योर, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन दैट. तो पूरा सेंटेंस अगर ना भी बोलो ना, वो मान लो वो कह रहा, आर यू एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इफ आई स्टे ओवर हियर? Right? I couldn't book a hotel for me. If I stay here, you are absolutely comfortable? Yes, sure. यार ये होटल वाले इतने सारे फिरंगियों को बाहर वालों को रखते उतरा तो वो भी सीख जाते हैं. हम अभी उसी लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमारे में से बहुत सारे लोग उतने में भी कंफर्टेबल नहीं होते. अगर वो होटल का मैनेजर बात करने आया है तो उसकी स्मार्टनेस के सामने हम गायब हो जाते हैं. तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए. यू कुड इवन शो यू आर लिसनिंग विद अ नॉन वर्ड सच एज जो मैंने अभी कहा, आई हेट वॉचिंग रबिश ऑन द टीवी. राइट राइट. सो यही मैंने कहा कि जब आप बात करते हैं ना किसी से, मान लो कोई फोन पे लंबे समय से बात कर रहा है, आप कैसे पता लगता है कि आप उसको सुन रहे हैं? हाँ, ओके, तो ये हम वाला जो साउंड है, या आप मैसेज में भी तो करते हो, व्हाट्सएप में क्या लिखते हो? यही तो लिखते हो, तो ये हम क्या बता रहे कि यस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, एक्नॉलेज कर लिया. तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो हैं, ये डिस्कशंस के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान निकलते रहने चाहिए. अगर आपको बड़ा नहीं दिख रहा, साउंडिंग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन फ्यू वर्ड्स, हम इसी की बात कर रहे हैं कि आप कैसे हो सकते हैं. तो ये पहला तरीका है कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं, चाहे वो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है या देयर इज अ ग्रुप, राइट, एटलीस्ट विद योर बॉडी लैंग्वेज. अभी जब हम आएंगे सेकेंड स्टेज के ऊपर तो ये सब बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सब की बात करेंगे. वी हैव 70 मसल्स इन आवर फेस व्हिच कैन क्रिएट 7,000 काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन. इतने एक्सप्रेसिव हैं हम लोग. तो हमारी एक एक अदाएं बहुत कुछ बयां करती हैं. और आपने कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपको पता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन कंपैरिजन टू वर्बल कम्युनिकेशन. जब आप नहीं बोल रहे हैं तो आप बहुत बोल रहे होते हैं. तो आपको उन नॉन वर्बल क्यूज से ये दिखाना है कि यस, यू आर देयर, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट. अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट, यूज अ शॉर्ट फ्रेज टू शो योर फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ओ हाउ ऑफुल, हाउ ऑफुल, ऐसा इतना बुरा. ओह नो, you are joking, man, it can't be correct, you must be joking, you are joking. What a pity, my never had a car accident yesterday. Oh no. अब देखो, मान लो सामने वाले ने इतनी अंग्रेजी बोली, अब आपकी अंग्रेजी में हाँ टाइट है, तंग है, आपको दिक्कत है, अच्छा हैड लगेगा कि हैव लगेगा, आप इसी दिक्कत में हैं अभी, तो आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, आप बस ओह नो जाहिर कर दो. जो इंटरजेक्शन है हमारे विस्मयादि बोधकव्य है,
जो 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप वो एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए, वो किसके लिए है, इसी के लिए तो है। बाकी तो इसका यूज वॉइस और नरेशन में ही होता है। बाकी एग्जाम में पेपर में एज सच तो इंट्रोडक्शन पूछा नहीं जाता, ये ज्यादातर कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। अल्लाह ओ आ जो भी है। सो ओ नो, यस बट थैंकफुली ही वाजंट हर्ट। तो एक्सीडेंट तो हुआ, माई नेवर हैड अ कार एक्सीडेंट यस्टरडे, ओह नो, यस बट थैंकफुली ही वाजंट हर्ट। थैंक गॉड भी बोल सकते हो, थैंक गॉड। तो ये छोटे छोटे आप एक्सप्रेशंस के जरिए भी, शॉर्ट फ्रेजेस के जरिए भी उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में रह सकते हैं, उसका वो इतना चैलेंजिंग काम नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन। आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप मान लो सामने वाला बहुत अच्छा स्पीकर है, आपको ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक सवाल पूछोगे, वो 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट बोलेगा, तो तुम्हारा 10 मिनट कट जाएगा। हूं हां और सम लॉजिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ द डिस्कशन ओनली। वो जो कुछ भी बोल रहा है उसी से कुछ सवाल पूछ लो। यू कैन यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक अ शॉर्ट क्वेश्चन विच विल एनकरेज द अदर स्पीकर टू कीप टॉकिंग। ये भी तो है, सामने वाला कई बारी जो है वो जब आपका देख रहा होता है कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, आप कोई बॉडी लैंग्वेज का साइन नहीं दिखा रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। आपको अगर याद आ रहा हो, मेरे ख्याल से दंगल मूवी का ही सीन है वो ना, जब आमिर खान जो है वो पहुंचते हैं, आमिर खान का जो कैरेक्टर है, जब अपनी बेटी को लेकर के कोर्ट साहब के पास पहुंचते हैं, तो बता रहे होते हैं ना, हाँ हाँ मैंने ही ट्रेन किया, अभी तक ये मेरे ही ट्रेनिंग के अंदर थी। वो लगातार नजरअंदाज कर रहा था, सामने वाले को साफ पता लग रहा है। तो पता तो हमें सब लगता है। तो ऐसी कम्युनिकेशन में भी है कि अगर आप सामने वाले को फीडबैक नहीं दे रहे, कम्युनिकेशन इसी तरीके से चलता है ना भाई, पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन है वो तीसरे स्टेज में पढ़ेंगे हम, लेवल 3 के अंदर, वो सब टेक्निकल एस्पेक्ट। ये जब आप एक क्लोज लूप सिस्टम बोल रहे हैं तो ये फीडबैक के ऊपर चलता है कम्युनिकेशन, कि सामने वाला किस तरह से फीडबैक दे रहा है, तो फिर आपको आगे कौन सी बात कहनी है। तो you can ask an auxiliary verb to make a short question. We tried out the new Chinese restaurant last night. Oh, did you? ये वैसे ही है जैसे आप क्वेश्चन टैग्स पढ़ते हैं, राइट? तो वो तो अगर सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव देन वी यूज क्वेश्चन टैग एज इन नेगेटिव, नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव में लेके आ जाते हैं उसको। सो वी ट्राइड आउट द न्यू चाइनीज रेस्टोरेंट लास्ट नाइट. Oh, did you? I'm going to Barbados next week on holiday. Are you? Lucky you. It's snowing again, is it? Right. तो ये सामने वाले ने ये बोला, आपने ये बोला, सामने वाले ने ये बोला, फिर आपने ये बोला, सामने वाले ने ये बोला, आपने ये बोला। तो बस सवाल पूछ करके आप फोन पे बात कर रहे हैं, यार फिर यहां बारिश हो रही, इज इट? फिर से होने लग गई, ओह हमारे यहां तो हो ही नहीं रही। तो कहने का मतलब कि बहुत छोटे छोटे फ्रेज से सवाल पूछ करके भी आप, अब उसने मान लो कहा कि कल हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट गए थे, आप पूछ सकते हो कि क्या खाया तुमने? अच्छा मैं तो ये 4 और चाइनीज रेस्टोरेंट को जानता हूं उस एरिया में, राइट? उनके यहां का ये अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाई दिस आप धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को, या व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन, डू यू लाइक चाइनीज द मोस्ट, आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। यू लाइक द चाइनीज मोस्ट, या क्या अच्छा लगता है तुम्हें, कॉन्टिनेंटल, लेबनीज, थाई, चाइनीज, ओरिएंटल, किस तरह का खाना तुम्हें पसंद है? तो ये आप क्विजीन के ऊपर बात कर सकते हो। लेकिन अगर नाम जानोगे, पढ़ोगे, तब तो कर पाओगे। जो हमारे यहां पे आप देखो, अगर कुछ लोग कमेंट लिखने से बाज नहीं आ रहे, मैं सोच रहा हूं अभी कमेंट मत लिखो भाई, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। ड्यूरेशन बता दीजिए, रॉबिन कल ही बताया था मेरे भाई, करीब 3 महीने चलेगा, ठीक है? सो शॉर्ट क्वेश्चन के जरिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्या है, रिपीट व्हाट द अदर पर्सन सेड, डू दिस स्पेशली इफ द अदर पर्सन हैज सेड समथिंग सरप्राइजिंग। He won 2 lakhs on the lottery. 2 lakhs? I'm going to Bangalore next week. Bangalore? अचानक से प्रोग्राम कैसे बन गया तुम्हारा? तो कहने का मतलब कि जो वो बोल रहा है उसी में से जो मेन बात वो कहना चाह रहा है, आप जस्ट उसको पिक करो और फिर से बोलो, सो दैट कि उसको लगे अच्छा हाँ वो इंटरेस्टेड है बातचीत में। तो ये सब कन्वर्सेशन को किस तरीके से हमें आगे चलाना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लास अभी जब खत्म हो जाएगी ना तो फिर पूछ लेना। Other ways to avoid silence. Here are some more tips to help you something even if you haven't understood the other person, or there's nothing else to say. There is nothing else to say. This is a contracted form.
here are some more tips to help you say something even if you haven't understood the other person or there is nothing else to say. कई बार मतलब इसको हम क्या कहते हैं, देर कम्युनिकेशन में वी से आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस. आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज. अब सपोज यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे जो भी लोग हैं आपसे उनकी पहली बार मुलाकात हो रही है. सो कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल कैसे होंगे? सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज, बिकॉज देर इज एब्सोल्यूट साइलेंस बिटवीन टू पीपल बिकॉज दे हैवंट मेट विद ईच अदर बिफोर, राइट? सो उनके बीच में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है. तो ऐसे मौकों में आप क्या कह सकते हैं, कैसे आगे बात बढ़ा सकते हैं? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मान लो सामने वाले की बात आपको समझ में ही नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहा है, आप क्या क्या कह सकते हैं? सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी कुड यू रिपीट दैट प्लीज, सॉरी आई डिडंट गेट दैट. बिकॉज ये सारे एक्सप्रेशंस भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आते. तो इसीलिए इसको बेसिक लेवल कहा गया कि सबसे बेसिक लेवल की बात है कि ये सब तो कम से कम हम कह सकें. इस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. अगला क्या है? इफ यू डोंट नो द वर्ड, अगर पूरी बात नहीं समझ आई तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर कोई शब्द नहीं समझ आया, आई कांट फाइंड द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द राइट वर्ड. अब देखो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल. जैसे आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि समटाइम्स वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड, वो दिमाग में मतलब फ्लैश ही नहीं करता है वो शब्द. तो आप ऐसे मौकों के लिए भी कुछ कह सकते हो ना. आप ऐसे मौकों पे भी क्या कह सकते हैं? या जैसे इंटरव्यूज में इस तरह की सिचुएशन आती है दैट इंटरव्यूअर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन सिंपली से सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मेरे को नहीं पता है इसका आंसर. उस चीज की तारीफ होगी. बट आप उसकी जगह पे उसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ड्रामा कर रहे हो, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी. ठीक है ना? सो जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार एक सवाल पूछा है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से दैट व्हाट इज रजिस्टिविटी, राइट? सो उन्होंने कोई बुकिश डेफिनेशन दे दी. मैंने कहा कैन यू गिव मी एन एक्सप्रेशन जिसके थ्रू ये पता लगे कि अच्छा हाँ ये रजिस्टिविटी है, इसका ये फंक्शन है. देन शी सेड V इक्वल्स टू IR. मैंने कहा मैडम दिस इज द ओम्स लॉ, देयर इज नो रजिस्टिविटी. यहां तो वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस है. मैंने कहा R इक्वल्स टू रो L बाई A. R equals to rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length of the conductor, A is the cross-sectional area, and R is the resistance, right? And rho equals to M upon N square tau, where M is the mass of electron, N is the number, E is the charge, and tau is the collision time. तो कहने का मतलब कि मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं मैकेनिकल को भी इंटरव्यू कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस को भी कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स वाले को भी कर रहा हूं. फाइन. तो ये सारे बैकग्राउंड के बारे में, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, सबके बारे में समझ रखनी पड़ती है जब आप कैट के लेवल पे इंटरव्यू ले रहे हैं या यूपीएससी के लेवल पे बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं. तो कहने का क्या मतलब कि उस जवाब से साफ पता लग रहा है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो, और ये चीजें गड़बड़ होती हैं. अगर सामने वाले पैनल में किसी ने सवाल पूछा, क्योंकि इतने लोग बैठे होते हैं, सब अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ बैठे हैं, तो अगर आप उनको गोली देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सुसाइडल होता है. तो बेहतर है कि अगर कुछ नहीं आता तो पूछ लो, वो उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे. बट अगर आप उनको घुमाने की कोशिश करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा. वही यहां पे लिखा है, इफ यू डोंट नो द वर्ड, आपके दिमाग में शब्द पॉपअप नहीं कर रहा, आप ये बोल सकते हो कि यार आई कांट फाइंड द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, आई एम मिसिंग आउट द राइट वर्ड. यू नो, कई बार मैं भी क्लास में पूछ लेता हूं कि यार देयर इज अ वर्ड, मैंने आपको बताया था, मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा, बता दो क्या है. तो अब जैसे अभी कल हम कर रहे थे वो कैब में एपिथेट वर्ड कर रहे थे हम. एपिथेट, ये एपी से 4 वर्ड बड़े पूछे जाते हैं, एपिथेट, एपिटाफ, एपिग्राफ, एपिग्राम, राइट, एपिटमी. तो कर रहे थे हम. फिर मेरे दिमाग में अचानक आया कि देयर इज अ वर्ड एस से शुरू होता है, कोई बताएगा मुझे, राइट? तो कोई बताने से पहले मेरे दिमाग में खुद आ गया, एंड दैट इज अ फ्रेंच वर्ड SOBREQUET, because in French they write something else and they speak something else. तो Sabrique, that's the nickname. तो कहने का क्या मतलब है, कई बार दिमागी है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन नहीं हिट कर रही. यू आर ए ह्यूमन, कोई जान नहीं ले लेगा उसके लिए, बट आप उसको तमीज से एक्सेप्ट कर लीजिए. यस आई डू नॉट नो, अभी दिमाग में नहीं आ रहा सर, मैंने पढ़ा था सर बट अभी मुझे याद नहीं है. कई बार आपने इस तरह का देखा होगा यूपीएससी के भी इंटरव्यूज में कि सॉरी सर मैंने पढ़ा था बट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा. कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा. व्हाट आई वांट टू से इज
अब जैसे मान लो आपको वो शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट व्हाट आई रियली वांट टू से इज दिस, तो आप उस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करके सामने वाले तक पहुंचा दे रहे हैं। ये कुछ और तरीके थे। इफ यू कांट फाइंड द वर्ड इमीडिएटली, अगर वो शब्द आपको तुरंत नहीं मिल रहे, यू डोंट वांट टू बी कंप्लीटली साइलेंट बट यू नीड टाइम टू फाइंड द वर्ड्स, वेल ओके, सो यू कैन इवन मेक सम नॉइजेस एज वेल। हम इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्पीकिंग में बोलते हैं फिलर्स, and you must have seen the uses of these particular fillers, like sometimes people say आपने देखा होगा इंटरव्यूज में बहुत इस्तेमाल होता है, टेलीविजन इंटरव्यूज में आप देख सकते हैं कि बातचीत करते समय, तो वो बातचीत करते समय का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, दैट इज अ फिलर। कॉन्वर्सेशन में चल जाता है, बट क्योंकि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दिमाग में चीजें आती हैं, आप बोलते हैं, वहां पे इन फिलर्स का भी इस्तेमाल बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट बात वही है कि अगर इफ यू आर इन अ फॉर्मल सेटअप, यू आर इन अ जीडी, यू आर इन एन इंटरव्यू, यू आर गिविंग अ पब्लिक स्पीच, राइट, in that kind of situation you can't use these fillers. You have to be absolutely confident for your content, for the structure of your content, for the delivery of your content. इन सबकी बड़ी तैयारी करके जानी पड़ेगी, मुझे कौन सी बात कब कहनी है, कितना बोलना है, कैसे करना है, तो वहां आप फिलर्स का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम यहां पे क्योंकि कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन का मतलब कि भाई इन तरह के फिलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, सो, वेल, सो इन तरह का आप यूज कर सकते हो। यू कांट फाइंड द वर्ड इमीडिएटली, तो ऐसे फिलर्स यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, अग्रीइंग विद द अदर पर्सन, यू वांट टू शो दैट यू अग्री बट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, या राइट, एब्सोल्युटली, आप इस तरह से अग्री करके यूज कर सकते हो। ये उनके लिए जिनकी अंग्रेजी की गरीबी है, इसीलिए मैंने कहा बेसिक लेवल, अदरवाइज आप बड़े सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। आई एम एब्सोल्युटली इन अग्रीमेंट विद यू, या आप मान लो अगर असहमत हो तो आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट बाय योर ओपिनियन, बट वही बात कि जब आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी तो आप और बहुत अच्छे तरह के फ्रेजेस, सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि हम यहां बात उनकी कर रहे हैं जिनकी अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो ये उनके लिए सलाहते हैं, क्योंकि हमारे इस बैच में बहुत सारे लोग बेसिक लेवल के लिए भी आए हुए हैं, तो ये बेसिक लेवल ही है कि आप इतनी सी बात करो फिर, लेकिन आप इसी बैच के दौरान कब एडवांस लेवल हो जाओगे आपको ही पता नहीं लगेगा। अगला है चेंजिंग द सब्जेक्ट, एवरीवन इन द कॉन्वर्सेशन हैज गिवन एन ओपिनियन एंड नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। एनीवे, वेल, एज आई वाज सेइंग, सो बैक टू, सो वी वर सेइंग, तो ये सब आप यूज करके अपनी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द कोर टॉपिक जो अभी तक डिस्कस हो रहा था। एक बात के बहुत सारे ब्रांचेस भी तो होते हैं ना, एक बात के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो अब मान लो वहां पे बातचीत हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, और रिन्यूएबल एनर्जी की एक जनरल सेंस में बात हो रही है, और आपने पूरी बात को एक तरह से सोलर एनर्जी की तरफ घुमा दिया, तो आपने एक तरफ से डायरेक्ट कर दिया। हो सकता है सोलर एनर्जी पे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, राइट, बाकी के जो और एवेन्यूज हैं उन पे उतनी आपकी पकड़ बेहतर ना हो, तो आपने उधर डिविएट कर दिया कि डिस्कशन उस तरफ आगे बढ़े, सो दैट यू कुड पार्टिसिपेट अ इट, राइट। सो एनीवे, वेल, एज आई वाज सेइंग, सो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, सो वी वर सेइंग, अच्छा ये वर होता है, वेयर नहीं होता, बड़े सारे लोग वाज वेयर बचपन से बड़े होते हैं, WERE इज वर, इट्स नॉट वेयर। रीफ्रेज करना, sometimes we say things that other people don't understand, or we give the wrong impression. Here are some expressions you can use to say something again. I think this is the problem आप बहुत एनकाउंटर करते हैं इससे, हैं, आपकी बात घर वाले नहीं समझ रहे, आपकी बात दोस्त नहीं समझ रहा, मित्र नहीं समझ रहा, आप माथा पीट रहे, यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, तुम्हें तब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जब सिचुएशन आ जाए that you are conveying something to someone but the other party is not getting what you want to convey, so there is definitely the purpose of communication is not meeting. Purpose of communication यही है कि आप में आप जो है जो बात कहना चाहते हैं वो कह पाए। तो रीफ्रेज करने का मतलब वही है कि आप उस बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो। अब मान लो वही है, हियर आर सम एक्सप्रेशंस यू कैन यूज टू से समथिंग अगेन, ये एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। What I meant to say was, मैंने ये कहना चाहा था, तुमने बात को कुछ और समझ लिया। What I meant to say was this. Let me rephrase that. You didn't get what I just said. मैं इस बात को दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूं। Let me rephrase that.
लेट मी पुट दिस अनदर वे, ये सेल्स वाले लोग बहुत करते हैं। सेल्स में जो लोग होते हैं वो बहुत इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करना होता है, बिकॉज उनका काम है, their basic job is what? To sell the service or product they are associated with, right? So if they are giving some logic and you are giving as a counter logic to that as in customer, तो उनको क्या करना है, अरे साहब आप बात नहीं समझे, मैं बस समझाता हूं आपको फिर से, तो वो फिर उस बात को घुमा के समझाएंगे आपको, वो रिफ्रेज करेंगे। लेट मी पुट दिस अनदर वे, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, सो लेट मी रिफ्रेज दिस, एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से इज दिस। तो आप उस तरीके से अपनी बात को फिर से कह सकते हो। गो बैक टू द बिगिनिंग, इफ यू आर explaining something and you realize that the other person does not understand, you can use the following phrases. If we go back to the beginning, आप ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई हम अगर बात को शुरू से समझते हैं, जैसे पूरी पूरी बात का खिचड़ी हो चुका है, बिल्कुल ही पूरी बात की खिचड़ी हो चुकी है, अब आप सामने वाले कह रहे हो यार फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो वही है कि इफ वी गो बैक टू द बिगिनिंग, द बेसिक आइडिया इज, द बॉटम लाइन इज, यू नो, जिससे हम ये सब यूज करते हैं, द बॉटम लाइन इज, द बेसिक आइडिया इज, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, द जिस्ट ऑफ द होल डिस्कशन इज, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, another way of looking at it is, right? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ टसल है कि यार इसका देखने का एक तरीका ये भी है, तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है, तो आप इस तरह के फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक 3 हम कल शुरू करेंगे। आज हमने इन 2 टॉपिक्स को कवर किया। कौन कौन से? यस, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग, इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया, क्योंकि ये सबसे पहला चैलेंज है कि जबान खुले तो पहले किसी से बातचीत शुरू हो, और अगर बातचीत शुरू हुई है तो चलती कैसे रहे। अब उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, किन किन तरह के आप फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। भले ही आप बहुत बेहतर ना हो, आपके पास अभी आप नया नया आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया है, तब भी किस तरह से शॉर्ट फ्रेजेस के जरिए आप ये सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की यहां पे कोशिश की, और आई होप आपको ये बातें समझ में आई, आपने इत्तेफाक रखा होगा कि यस हमारे ये सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब आपके जो सवाल है वो आप पूछ सकते हो, 2-3 मिनट है मेरे पास। हाउ टू प्रिपेयर माई नोट्स ऑन दिस टॉपिक, देखो नोट्स आप खुद बना सकते हैं, यहां पे आपके पास स्क्रीन पे चीजें आई रही हैं। दूसरा मैं आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस बैच मैं स्पोकन पे एक बुक प्रिपेयर कर रहा हूं, और बुक में जाहिर तौर पे जो यहां पे नोट्स हैं वो तो होंगे ही, उनके साथ और भी बातें उसमें होंगी, तो वो एक तरह से आपके लिए पूरा पैकेज होगा। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा नोट्स की, ये तो खैर नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, बट मैं इसको बुक के फॉर्म में, क्योंकि आप नोट्स निकालोगे फिर उसका प्रिंट आउट कराओगे तो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। कई बारी हमारे बैच में करियर वेल में देश के बड़े अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कई बार दिक्कत भी होती है। तो मैं एक आपके लिए पतली सी बुक ही लॉन्च कर दूंगा स्पोकन के ऊपर, जहां पे ये सारा कंटेंट आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जहां पे एक बेसिक लेवल का बिगिनर भी वहां से शुरू कर सकता है, वो पहले इन चीजों पे ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगले स्टेज पे आते हैं जो हमारे थोड़े बेहतर लेवल के चैलेंजेस हैं जिंदगी में, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इंटरव्यूज है, जीडी है, इन तरह के मौकों में किस तरीके से करना है, बॉडी लैंग्वेज का क्या योगदान है, एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीजों का क्या रोल है, उनको हम समझेंगे। और तीसरा जो हिस्सा होगा वो पूरा पूरा साइंस होगा स्पीकिंग का, कि जो स्पीकिंग में हमारे जो जो ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, राइट, पूरा का वोकल कॉर्ड, ये पूरा सेटअप, डायाफ्राम, ब्रीदिंग, ऑल वो सब जो टेक्निकल जार्गन्स आपको कल बताए थे मैंने, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, और एक छोटी सी बात और, इसके पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगे, मैंने कहा बुक भी मिल जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन एक बात हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, पीडीएफ की ना तो कमी है ना तो बुक की कमी है, स्पोकन की कमी है बोलने की। तो पीडीएफ के चक्कर में बहुत परेशान मत रहो कि वही काम में बार बार उसी तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि आपकी एक ही वही गलती है जो आप हमेशा से करते आते हो स्पोकन में, स्पोकन को छोड़ करके, स्पीकिंग को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हो। तो इसका नोट्स बना करके नहीं होगा, जो बातें बताई गई हैं लॉजिकल बात है, आपकी जिंदगी की बात है, आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियोस आपके पास हैं, आप शॉर्ट नोट्स वहां से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बट पीडीएफ इकट्ठा करना इज नॉट द पर्पस कि आप पीडीएफ इकट्ठा करके बैठ रहे हो, बोल रहे नहीं हो।
तो जो बातें आपको बताई गई हैं वो आप करना शुरू करें। होमवर्क के तौर पे मैंने आपको आज भी न्यूज चैनल्स के नाम बता दिए, आपने नोट कर लिया होगा। उन प्रोग्राम्स को देखिए, उन प्रोग्राम्स को देखिए, राइट। न्यूज वाला प्रोग्राम हैवी लग रहा है तो मैंने जैसे कहा घूमने फिरने का, खाने पीने का, कोई प्रोग्राम जो इंग्लिश में चल रहा हो, इंग्लिश में खुराक लेनी है और उस खुराक को फिर अपने दिमाग में कन्वर्ट करना है, उसमें कहानी बनानी है और उस कहानी को फिर अपने मुंह से कहना है, अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है। ये काम करना है आपको स्पोकन में। तब जाकर के 3 महीने के बाद जब ये बैच खत्म होगा तो आप एक बेहतर स्पीकर होंगे। किताबें तो बचपन से पढ़ रहे हैं, टेंस बचपन से पढ़ रहे हैं, अभी भी यहां लिख दे रहे हैं कि सर सेंटेंस बनाने नहीं आता है, तो स्कूल जाओ, फिर स्कूल जाओ। सेंटेंस बनाने के लिए बैच आते हैं ना, हम सभी लोग पढ़ाते हैं टेंस। तो जैसे आपने देखा यहां पे कि इन शब्दों के लिए क्या बहुत अंग्रेजी का विशेषज्ञ होना था क्या? नहीं। तो जो भाई हमारे परेशान है, सेंटेंस बनाने नहीं आता है, अब तुमको अगर ये नहीं पता कि ही के साथ क्या लगता है और दे के साथ क्या लगता है, तो ये इसका मतलब कि स्कूल जाना पड़ेगा। 5वीं क्लास में, चौथी 5वीं क्लास में दोबारा जाइए। वो ये मान के यहां पे आप आए हैं कि भाई उतनी बेसिक अंग्रेजी आपको आती है। नहीं आती है तो इतने सारे बैचेस हैं, हमारे सब एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, आप कोई भी बैच ले लीजिए। मैं हूं, गोपाल सर हैं, जयदीप सर हैं, सब पढ़ाते हैं यहाँ पे। आप बैच लीजिए, पढ़िए जाकर के। अरुण सर हैं स्कूल वाले सेगमेंट में, जाइए स्कूल वाले सेगमेंट में, वहां पढ़ के आइए। तो थोड़ी जिम्मेदारी ले लो। ये सब वाहियात बातें कि नहीं सेंटेंस नहीं बनाने आता है तो कि फिर क्या ही कर रहे हो यहाँ पे, सेंटेंस सीखो पहले। तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात कि आपको किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट में कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हो, मॉडल्स के समय भी पढ़ा तुमने, कुड का इस्तेमाल कर लेते हो, वुड का इस्तेमाल कर लेते हो, वही इस्तेमाल है। तो ये सारा कंटेंट जैसे मैंने कहा ना, ये सब बना पड़ा है यहाँ पे। मैं पूरी मेहनत करके मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। ये सब है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सब देख लोगे, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो परेशान है कि नहीं सेंटेंस कैसे बनाना है, अब तुमको सवाल कैसे पूछना है, ये सब देखो एकदम है कि मैं कैसे अपना परिचय देना है, फर्स्ट नेम कब बताना है, कब सर नेम बताना है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो सब कुछ बताया हुआ है। तो जो भाई बंधु के ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, बेसिक ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया है, रिवाइज कर लीजिए, हफ्ते भर का काम होता है वो। और नहीं भी रिवाइज करेंगे तो इतनी अंग्रेजी सीख जाएंगे, अंग्रेजी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, प्रखर कह रहे हैं, बिल्कुल पूरी कोशिश ये रहती है कि सिखा दूं, बस जो कह रहा हूं उसको कर लो, बस वो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे, करबद्ध निवेदन है कि जो कह रहा हूं वो करो। स्पोकन प्रैक्टिस का काम है। हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि स्कूलों में भी बस रिटन की प्रैक्टिस हुई है। बेटा इसका आंसर रट लो, ये 5 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लो, उगल आओ पेपर पे। ऐसे लेके हमने डिग्रियां इकट्ठी की हैं अपनी। अब जब बोलने की, क्योंकि बोलना पे फोकस कम रहा, जिस पे फोकस नहीं करोगे क्योंकि ये स्किल है, वो अपने आप छूट जाएगा। तुम अभी भी अगर उसी किताब में फिर घुस रहे हो, मुझे अगर चुपचाप दिखाना रहता तो मैं इतना बोलता क्यों भाई? 1 घंटे से बोल रहा हूं, सारे टॉपिक करा देता अगर कोर्स पढ़ाना होता तो, या आपको ही दे देता। तो क्या जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं? नहीं, वो लिखा है जो, वो सिर्फ क्यूज हैं, वो आपके लिए इशारे हैं। उन इशारों पे हमें बात करनी है, बात समझनी है कि यस सही बात है, ऐसा चैलेंज है, ऐसा सिचुएशन है, मैं और क्या क्या यूज कर सकता हूं। अगर मैं बिगिनर लेवल पे हूं तो मैं ये वाला यूज करूंगा, इसीलिए बेसिक लेवल लिखा गया है। अगर मेरी थोड़ी पढ़ाई बेहतर होगी, मैं अखबार पढ़ूंगा, मैगजीन्स पढ़ूंगा, लोगों के इंटरव्यूज सुनूंगा, उनको देखूंगा इंटरव्यूज के दौरान या डिस्कशन के दौरान कि वो किसी को जब सपोर्ट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, अगर किसी को काउंटर करना चाहते हैं तब अंग्रेजी का कौन सा फ्रेज यूज करते हैं। जो एंकर है जब वो डिस्कशन की शुरुआत करता है तो वो क्या बोलता है, जब वो डिस्कशन का एंड करता है तो वो क्या बोलता है, बाकी सभी गेस्ट को थैंक यू बोलने के लिए। करो ना ऑब्जर्व, करो ऑब्जर्व और इमिटेट करो। तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, मैं यहां से सिर्फ गाइड कर सकता हूं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो स्पीकिंग पूरी जिंदगी नहीं आएगी, पूरी जिंदगी शर्माते रहोगे, बोल नहीं पाओगे। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपके लिए हो। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें जो थियरी है वो बस हमारे कचरों को साफ करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, ये मैंने आपको रियलाइज कराने के लिए दिया कि यस यही आपके चैलेंज है और ये सारे चैलेंजेस यहां पे आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच। लेट्स कैच अप टुमारो एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स in level 1 of this spoken English batch. Thank you very much.